नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, महिला पहलवानों के साथ न्याय कब होगा। दूसरा, कौन जिम्मेदार है मणिपुर हिंसा के लिए। और तीसरा, क्या पूर्व आईपीएस अफसर अस्थाना को सजा मिलेगी। इन विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। आप मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होती है, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप सहयोग करके, आर्थिक सहयोग करके हमारे चैनल को चलाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं शुरू करूं उससे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज चैनल के 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सफ़र बहुत धीरे धीरे हम लोगों ने किया। पहले 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे थे, जब शुरू किया था तो उसमें 6 महीना लगा था, और इस बार एक दिन में वो मतलब 1000 सब्सक्राइबर अब एक दिन में हो जा रहे हैं, जिसको हमने 6 महीने का सफ़र किया था। ठीक है, धीरे चाल से चल रहे हैं, बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन श्योर एंड स्टडी है। खैर, तो सबसे पहली बात, महिला पहलवान के साथ न्याय कब होगा। आज खबर आ गई है कि जो हमारे पहलवान लोग प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पे सरकार के अगेंस्ट, और जिनको सरकार ने बहुत मतलब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जितनी बेरहमी से उनको वहां से पीट के भगा दिया, पहले उनको अरेस्ट किया और फिर रात में छोड़ दिया, और जंतर मंतर पे उनका जो भी धरना प्रदर्शन स्थल था उसको सब इधर उधर तितर बितर कर दिया। मैं एक छोटी सी 1-2 उसमें दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे ये उठाए और भगाए गए थे। क्या सर ये राजू सर उसके बाद कल दिन भर इन खिलाड़ियों ने अपनी इंटरनल मीटिंग की कि अब आगे का क्या रास्ता हो, और शाम को एक बार इन्होंने फिर बताया कि हम आज मतलब आज के दिन 30 तारीख को अब हम बताएंगे कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। आज सुबह साक्षी मलिक का ट्वीट आ गया। आज इन लोग गंगा में जाके जो अपने मेडल मिले हैं उसको गंगा को विसर्जित कर दे रहे हैं। अब पहले तो ये जान लीजिए कि आज गंगा में जाके विसर्जित करने का महत्व क्या है। आज गंगा दशहरा है। जेठ महीने के, जेठ को ज्येष्ठ वैसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उसमें जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा होता है। गंगा दशहरा वही दिन है जिस दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, धरती पर पहुंची थी, तो इसलिए इसको गंगा दशहरा के रूप में बड़ा आयोजन होता है। ये पहलवान लोगों का कहना यह है कि आज वो हरिद्वार में जाके एक तरह से इससे निवृत्त हो जाएंगे, मेडल अपने बहा देंगे। एक चीज़ मैं और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं कई जगह ये चीज़ बोल रहा हूं, लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार याद दिला दूं। देश में जो ओलंपिक मेडल लाने का सिलसिला शुरू हुआ, ये अगर मैं गलत नहीं तो 1928 में शुरू हुआ, जब भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया हॉकी में, उसका पहला मेडल आया। करीब करीब 100 साल हो गए हैं। इन 100 सालों में भारत ने अब तक केवल और केवल 35 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज कांस्य पदक। मेरे साथी कह रहे थे जैसा 140 करोड़ का देश 100 साल के सफर में केवल 35 मेडल। ये 35 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कितने अहम हैं, इसको जो थोड़ा समझाने के लिए समझ लीजिए। भारत रत्न बहुत बड़ा अवार्ड होता है, सबके लिए कहा जाता है कि भाई इन नेता को भारत रत्न दीजिए, डिमांड है, अनशन है, सत्याग्रह है। कुल 86 लोगों को 52 के बाद अब तक 86 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, आज़ाद भारत, और ये केवल 35, आधे से भी कम। दूसरा एक और चीज़ बता दूं, होता है ना पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अरे भाई उनको पद्मश्री मिला है, उनको बुला लीजिए चीफ गेस्ट के तौर पे। चीफ गेस्ट आते हैं तो भाई ये पद्मश्री हैं। 2023 में जो तीनों कैटेगरी के पद्म अवार्ड हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, वो 106 लोगों को केवल 2023 में मिला है। हजारों में संख्या है जो पद्म अवार्डीज हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारत रत्न हो चाहे पद्मा अवार्ड्स हों,
ये किसी के रिकमेंडेशन पे मिलते हैं। रिकमेंडेशन के बारे में ज़्यादा और नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से अच्छे लोगों को भी मिला है, लेकिन रिकमेंडेशन के लिए आप कोई क्वालिफाइंग नहीं है। पर जो पहलवान लोग हैं ना, ये लड़के जीतते हैं, या पहलवान नहीं, खिलाड़ी जो है वो जब जाता है खेल के मैदान में तो वहाँ लड़ता है, फिर जीतता है। कितने साल की तपस्या होती है, केवल उसके नहीं उसके पूरे घर वालों की होती है, और उसमें अभी तक हमारे पास केवल 35 ऐसे मेडल आ पाए हैं। तो जो कहना चाह रहा हूँ कि इनकी संख्या बहुत कम है, इनको आपको प्रिजर्व करके रखना है, रिस्पेक्ट दे के रखना है, और अपने मान सम्मान के रूप में इनको देखना है। मेरे लिए दे आर प्राइड फॉर मी, मेरे आत्मसम्मान का हिस्सा है ये जो खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों ने भी कहा है कि अब ये लौट के, चूंकि जंतर मंतर पे सरकार ने बंद कर दिया है कि वहाँ नहीं हो सकता है, तो ये लोग इंडिया गेट पे बैठ के आमरण अनशन करेंगे, फास्ट एंड टू डेथ, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है। अब इसी के साथ साथ आज एक और खबर आई, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश किस रास्ते पे, हमारे जो इस समय का नेतृत्व है जिसको केवल और केवल चुनाव नजर आता है, उसने किस रास्ते पे ढकेल दिया है। 5 जून एक पवित्र दिन होता है। जेपी ने उस दिन बिहार आंदोलन की शुरुआत की थी, हुंकार भरी थी। 5 जून को अयोध्या में एक संत समागम हो रहा है, और वो संत समागम ये हो रहा है, वो ब्रजभूषण सिंह साहब उसको करा रहे हैं या उनके समर्थन में हो रहा है। और उस संत समागम में पॉस्को में बदलाव की उनकी प्रमुख मांग है। पॉस्को मतलब जो हमारे यहाँ रेप का कानून बदला, और उस रेप के कानून बदलने में ये हुआ कि अगर माइनर लड़की है, नाबालिग लड़की के साथ कोई रेप करता है तो उसके कानून बहुत सख्त किएगा, और ठीक भी उसमें बदलाव। इन लोगों का कहना है कि उसमें बदलाव चेंज होना चाहिए, और ये इनका कहना है कि ये चेंज क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से, इनका कहना है, बहुत प्रतिष्ठित लोग इसमें हो जाते हैं और लोग इसका मिसयूज करते हैं। तो जरा 2-4 प्रतिष्ठित लोगों का जो मैं समझाऊं, मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। सबसे पहले तो जो संत महात्मा अपने को बोलते हैं, सफ़ेद वस्त्र या गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, इसके जो सबसे बड़े शिरोमणि थे आसाराम बापू। एक पार्टी के चाहे कोई नेता लीजिए, सब लोग जाके उनके सामने नतमस्तक रहते थे, नाचते थे, गाते थे। किस उसमें गए, ये प्रतिष्ठित थे। दूसरे प्रतिष्ठित राम रहीम। नेता, सांसद, विधायक की अगर बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर। तमाम इस तरह के उदाहरण हैं। न्यायपाल, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्यायपाल का भी इससे अछूता नहीं था। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, और उस यौन शोषण के आरोप को बजाय निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच कराने के, उसकी जांच एक गलत ढंग से इन हाउस कमेटी के द्वारा रंजन गोगोई साहब ने कराई और अपने को निर्दोष घोषित करवा लिया। और यही नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर ये यौन शोषण का आरोप लगा था, इनको नॉमिनेट करा के राज्यसभा ले जाने का घृणित काम किया गया है। अब आ जाइए, ये तो हो गई ये प्रतिष्ठित लोग जिनको ये कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में परंपरा है कि सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने की, और ये पॉस्को है, उसमें कहा जाता है कि अगर आपने ऐसी नज़रों से भी देख लिया, और ये नज़र से देखना भी उसमें वो है, तो ये सब तो गलत है। ये संत, साधु संत महात्मा के तो लड़की बेटी होंगी नहीं। मेरे हिसाब से आप किसी अक्रॉस दी, वो पढ़ी लिखी महिला हो, कम पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, नज़र और टच, ये कोई भी ऐसी लड़की या महिला नहीं होगी जिसको इसका भेद ना पता हो कि ये नज़र गंदी है कि स्वच्छ है, जिसको इसका भेद पता ना हो कि ये जो छुआ गया है ये गंदे ढंग से छुआ गया है, और ये केवल वही और वही बता सकती है। इनका कहना है, इन साधु महात्मा का, कि नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है कि सिर पे हाथ देके, तो इस परंपरा के ऊपर ये कुठाराघात। तो आसाराम भी जब उस लड़की के साथ यौन शोषण कर रहे थे तो उसको परंपरा ही बता के कर रहे थे कि ये उनकी परंपरा है, कि जहां पे वो देवता और इनको क्या क्या करके इसको बरगला रहे थे। राम रहीम भी परंपरा का ही निर्वाह कर रहे थे। तो ये परंपरा कौन सिद्ध करेगा? उनका एक 5 तारीख को बड़ा सम्मेलन हो रहा है, और ये केवल यही नहीं कर रहे हैं पॉस्को एक्ट में चेंज करो। मुझे पूरा विश्वास है
कि अगर कहीं पॉस्को एक्ट के चेंज करते करते ये ना कहें कि रेट्रोस्पेक्ट पुराने उससे इसको लगाओ, आसाराम बापू जी को बाहर करो, राम रहीम को बाहर करो और इन लोगों को कोई प्रतिष्ठित स्थान दो। भाई इतने प्रतिष्ठित, इतने प्रतिभावान, इतने प्रतिष्ठित, ये बार बार कह रहे हैं, परंपराओं का निर्वाह करो इन लोगों को। मेरे हिसाब से जिम्मेदारी अब हिंदुओं की है, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि इनको सजा कम और इन लोगों का, मेरे हिसाब से मैं फिर से एक बात को कई जगह रिपीट कर रहा हूं, फिर कर दूं। एक पिक्चर आई है आसाराम बापू के ऊपर, मनोज बाजपेयी ने उसमें मुख्य किरदार निभाया है उस वकील का, जरूर देखिए, घर में दिखाइए, बेटी हो तो बेटी को दिखाइए, क्योंकि किस तरह भेड़िए के जो हैं वो जिसको कहते हैं ना गाय का खोल ओढ़ के किस तरह समाज में घूम रहे हैं, उस पिक्चर ने बहुत ठीक से दिखाया है। और चलते चलते एक बात इसलिए कह दूं कि वो याद रखना भी जरूरी है, पिक्चर देखेंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा कि आसाराम वो जिसने एक माइनर लड़की का रेप किया था, उसके साथ इस देश के कौन लोग खड़े थे, राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी और सलमान खुर्शीद। ये उसको बचाने के और उसकी बेल दिलवाने में ये सिर के बल खड़े हो गए थे, ये याद रखना भी जरूरी है। अब बात थोड़ी यहां की मैं करके फिर इसको समाप्त करूं, ये हो क्यों रहा है? किसी का तो हाथ है, किसी बड़ी ताकत का हाथ है इसके पीछे, भूषण शरण सिंह साहब के पीछे। और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये वॉर ऑफ सक्सेशन है, ये गद्दी की लड़ाई का मामला है, बाकी तो आप खुद ज्यादा समझते हैं। अब दूसरी बात, कौन जिम्मेदार है मणिपुर में हिंसा के लिए? मणिपुर में मैं आगे बात करूं तो एक चीज मैं फिर से इसलिए क्योंकि ये आपको समझना और जानना जरूरी है। मणिपुर में 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, 2017 में जब चुनाव हुआ और 2014 में ऑलरेडी मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुके थे, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 सीट मिली, 60 की वहां टोटल वो है, बीजेपी को 21 सीट मिली, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई। वो उस फॉर्मूले पे मैं नहीं जा रहा हूं कैसे बीजेपी बनाती है, क्या सरकार बीजेपी ने बनाई। 2017 से बीजेपी की सरकार है, 2022 में फिर इलेक्शन हुआ, बीजेपी के 60 में से 32 एमएलए जीत गया, उसने फिर सरकार बनाई। एन बीरेन सिंह साहब उनके लगातार 2017 से वही उनके चीफ मिनिस्टर हैं। वो जो चीफ मिनिस्टर हैं पहले प्लेयर रहे हैं, फुटबॉल के बड़े प्लेयर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं 92 से 2001 तक। और मैं ये कह रहा हूं कि अब वो मणिपुर को चला रहे हैं। जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन का बिल्कुल खेल है। 2017 से डबल इंजन चल रहा है। अब जरा वहां की वो समझ, और डबल इंजन चलने के बाद वहां जितना खून खराबा हो रहा है। मणिपुर में हिंदू 41.39% है, क्रिश्चियंस 41.29% है। और एक चीज और समझ लीजिए, जो क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा ग्रामीण इलाकों से आते हैं और वो ज्यादा वहां का जो पहाड़ हिली एरिया है वहां पे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। वहां पे मूल रूप से दो जो लोकल्स हैं उनका झगड़ा है, मैती हैं और कुकीज हैं। कुकी जो हैं उनको अभी तक ट्राइबल का स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, 1952-53 में दिया गया था। अब अच्छा, ये कुकीज जो है ये ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, मैती ज्यादा हिंदू हैं। अब इनको मैतीस को भी, अच्छा ये क्या था, शेड्यूल ट्राइब होने की वजह से इनको कुछ अधिकार प्राप्त थे और उस अधिकार के अलावा सब लोग वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे। वो केवल शेड्यूल ट्राइब, मतलब पहाड़ में या कुछ जगहों पे केवल शेड्यूल ट्राइब ही वाले जमीन खरीद सकते थे। उसको अब चेंज किया गया है, वो चेंज करके अब मैतीस को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। मतलब अब मैतीस भी जहां चाहे वहां जमीन खरीद सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली मैतीस ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। वहां पे क्या हुआ कि अभी वहां पे आर्मरी जो उनकी जहां पे शस्त्र रखते हैं, उनका पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, फिर कुछ थाने से वहां से शस्त्र लूटे गए। केवल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो उनका है वहां से 1000 वेपन और 10,000 राउंड कारतूस भी लूटा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि लूटा नहीं गया, वहां पे जो एक पक्ष के लोग थे, चूंकि वो इन्हीं दोनों की वजह, तो उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने ने दे दिया कि ये ले जाओ। अब मूल मामला यह है कि हथियार गलत हाथों में भी पहुंच गया है। मूल समस्या इसको
इसको ठीक करने की कि इन लोग कैसे रहें। अब असली समस्या इस समय यह है कि ये हथियार जो ऐसे हाथों पहुंच गए उसको कैसे हथियार रखवाए जाएं, ये वहां की मूल समस्या है। इस बीच जो बीरेंद्र सिंह साहब हैं उनका बयान आ गया चीफ मिनिस्टर साहब का कि जो 40 कुकी मिलिटेंट्स को हमारी फोर्सेस ने मार डाला है, मतलब उनको ठिकाने लगा दिया। मेरे ख्याल में ये बयान थोड़ा बचकाना है, क्योंकि आप वहां के चीफ मिनिस्टर हो, आप 17 से चीफ मिनिस्टर हो, वो आपके ही लोग हैं, तो एक वर्ग विशेष को टारगेट करके कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। इस बीच दोनों आरोप लगा रहे हैं, दोनों कुकीज और मैचेस लगा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा घर जला रहे हैं, कह रहे हैं मेरा घर जला रहे हैं। लेकिन अभी जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसमें एक एक्स बीजेपी के एमएलए हैं यामथोंग, वो कुकी है और उनका घर जलाया गया। और वो जो पब्लिक हॉल है अभी वो भी कल परसों में वो भी जला है। हालांकि वहां पे पहुंच गए हैं अमित शाह साहब, अब अमित शाह साहब पहुंच के क्या करेंगे देखने वाली बात है। और वहां पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हैंडल करने के लिए बहुत सेंसिटिवनेस चाहिए। ये दबंगई से नहीं चलेगा, क्योंकि वहां अलग राज्य की मांग भी कुकीज कर रहे हैं और वो भी एक झगड़े का कारण है। अमन चैन से रहने के लिए आवश्यक है कि इसको बहुत सेंसिटिव होने से, संवेदनशील होके और उन लोगों के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को सुन के ही निपटारा हो सकता है। दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े स्टेटमेंट देने से ये सब नहीं होगा, ग्राउंड पे भी आपको कुछ करना होगा। डबल इंजन सरकार को अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चल रही है तो। तीसरी बात, क्या पूर्व आईपीएस अफसर एनके अस्थाना को सजा मिलेगी? एनके अस्थाना जी की बात आप सबने अब तक देख ली होगी। एक पुराने आईपीएस अफसर हैं, डीजीपी केरला रह चुके हैं और एडिशनल डीजी बीएसएफ और सीआरपीएफ रह चुके हैं। उन्होंने उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसमें वो अपने को लास्ट में कहते हैं कि फायरिंग ऑन ऑल बैरल्स टू सिक्योर जस्टिस फॉर द हिंदूज। उन्होंने अब हिंदुओं को अधिकार दिलाने का ठेका ले लिया है और वो इस समय परसों ये जब पहलवानों को वहाँ से खींचा गया और वो किया गया तो उसके बाद उन्होंने बड़े खुश होके कि ज़रूरत हुई तो गोली भी मारेंगे। और उन्होंने बहुत ठीक से ये कहा कि अब अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो ये होगा, ज़रूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। ये आईपीएस अफसर साहब अस्थाना साहब लिख रहे हैं। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। ये अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। ये भाई साहब इस तरह की भाषा कर रहे हैं और ये रोज जहर उगलते हैं। ये आज ही नहीं, ये रोज जहर उगलते हैं। ये आज भी जहर उगले हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब ये जहर ना उगले। इनका एक और फेवरेट वो है जिसमें ये कहते हैं कि मतलब इनको कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाली देने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है। उनको तरह तरह की बातों, आप खुद ही ट्वीट खोल लीजिएगा, मैं उसको क्या फिर से करूं। लेकिन जो आईपीएस अफसर हम सब लोग एक समय में सिविल सर्विसेज देने का दिए थे, आज भी बहुत से घरों में बच्चों को होता है कि सिविल सर्विसेज बनाया जाए, लेकिन अगर ये सिविल सर्विसेज के रोल मॉडल हैं तो या तो हर जगह रावण होता ही है, ये भी एक खता है, लेकिन कोई क्या अपने बच्चे को एनसी अस्थाना बनाना चाहेगा? थैंक यू सो मच, धन्यवाद।